वेलकम टू द अनदर लेक्चर बच्चा। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला था। एक क्विक सा रिकैप देखते हैं पिछले लेक्चर के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक सिग्निफिकेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी, करियर पाथ देखे थे डिफरेंट, और सीखा था कि स्टार्टिंग कैसे करें, करियर कैसे शुरू करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। आज के लेक्चर में देखो हम लोग क्या देखेंगे। बेसिकली 5 पॉइंट्स होंगे आज के लेक्चर में, है ना। पहला, हम लोग फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। प्रॉपरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है एआई का। फिर हम लोग टाइप देखेंगे कि अगर एक ब्रॉड व्यू में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लासीफाई करें तो कितने टाइप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफाइन होगा, है ना। फिर तीसरा, हम लोग लर्निंग के टाइप्स देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे मशीन लर्निंग में, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में और डीप लर्निंग में, कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आखिर ये आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ना, ये देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे आपका एथिक्स कंसिडरेशन, मतलब एथिकली हम लोगों को क्या क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करनी चाहिए, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और किस वे में हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। देन कंक्लूजन देखेंगे आज की वीडियो का कि हम आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें नई सीखी हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा लेक्चर होगा आज का, क्योंकि आज का मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1 ये सब बेसिक लेक्चर्स हैं, तो इसमें आपको बहुत ही बेसिक लेवल से आपको ऊपर उठाया जाएगा, है ना। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हम लोगों ने जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम लिया था तो एक बच्चे ने पूछा भी था कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरा क्या फ़ायदा, मैं तो कंप्यूटर साइंस का हूँ, है ना। इस तरह से पूछा भी था एक बच्चे ने। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना कंप्यूटर साइंस में ही एक फील्ड है। कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट एक अलग फील्ड हो गई, जिसमें आप वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं, वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाना, वेबसाइट का बैक एंड बनाना, ये चीज़ें सीखते हैं। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आप लोग एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू, है ना, एसडीकेस के थ्रू। अगर आप iOS डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप iOS मतलब एप्पल के डिवाइसेस में, एप्पल के फ़ोन्स में कैसे ऐप बनाते हैं वो सीखेंगे। अगर आप लोग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आप लोग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, वेब3 पर काम करना सीखेंगे, है ना। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक फील्ड है जिसमें हम लोग मशीन्स जो होती है ना, हमारी जो डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को हम और ज़्यादा स्मार्ट करेंगे, है ना। उन डिवाइसेस में हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करें, ऑटोमेट करें अपने आप को, है ना, अपने आप से डिसीजन मेकिंग करें। और इसमें हम लोग अभी करंट फेज में, हम लोग डेवलपिंग फेज में ही हैं, है ना। तो ये तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन हो गया, आपको समझ में आ गया। पर एक बार आप इसमें देखेंगे, जैसे इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकसेज ऑन क्रिएटिंग मशीन कैपेबल ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। मतलब कि आप क्या फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? आप फोकस ये कर रहे हैं कि आप अपनी मशीन को इंटेलिजेंट कैसे बनाएं, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसे बढ़ाएं, इस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं, है ना। जो मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गोल था वो, या गोल है, वो यही है कि हमारी जो मशीन्स हैं हम उसको ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंचा पाए, है ना। वो अपने आप से रीजंस करें, अपने आप से डिसीजंस बनाएं, अपने आप से चीज़ें लर्न करें। अगर चीज़ें गलत हैं उससे उसको पेनल्टी मिल रही है, यानी उस डिसीजन से उसको जो उसने स्टेप परफॉर्म किया उस स्टेप से उसको कोई नेगेटिव चीज़ मिल रही है, देन वो चीज़ को दोबारा लर्न करे, है ना, नई पॉलिसीज़ बनाए और फिर डिसीजन करे, है ना, अपने नए डिसीजन में उन चीज़ों को ना दोहराए। इस चीज़ को हम लोग आर्टिफिशियल, इसका मेन जो मोटो है, एम है, वो यही है ना। एआई इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन अ मशीन एनेबलिंग देम द परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। वही चीज़ है, कहने का मतलब कि एआई जो है, एआई को हम लोग सिमुलेशन, मतलब हमारी एआई का जो मेन पर टास्क क्या है, मेन एम क्या है, कि जो हमारे ह्यूमन रिक्वायर इंटेलिजेंस रिक्वायर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे पहले लेक्चर में बताया था कि मुझे किसी का चेहरा पहचानने में मुझे डिफ़िकल्ट, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड है, कि मेरे को ह्यूमन की नीड लगेगी कि हाँ ये कौन है, ये कौन है, शी इज़ माई मदर एंड ऑल दैट थिंग। बट वही चीज़ अगर मैं मशीन के थ्रू करूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डिसीजन मेकिंग चाहिए कि हाँ उसने डिसीजन किया कि ये फेस एक्स पर्सन का है या ये फेस वाई पर्सन का है। उस चीज़ को डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प कौन करता है? उस चीज़ के डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है हमारा एआई। वो चीज़ हम बनाते हैं, उसी को एआई कहते हैं। की कंपोनेंट की अगर बात करो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि हम ह्यूमंस किसी भी चीज़ को जब डेवलप करते हैं ना, तो हमारी जब नीड होती है तो हम उसी चीज़ के लिए
हमारे नीड के लिए किसी चीज़ को डेवलप करते हैं, है ना। तो हमने आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो क्यों किया, डेवलप क्यों किया, या हम डेवलप क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारी हार्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं, जो मतलब जो जैसे हम मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स की बात करें तो कई ऐसे मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होंगे जिन्होंने पीसीएम पढ़ी होगी, उनको पता है कि जब हम लिमिट्स की बात करते हैं, इंटीग्रेशन में लिमिट्स की बात करते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर तक लूप जाता है ना। जब हम लोग आपका लिमिट्स लगाते हैं ना ऊपर, इंटीग्रेशन जैसे इस तरह का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इस तरह का साइन होता है इंटीग्रेशन का, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो इस तरह का साइन होता है हमारा इंटीग्रेशन में, तो हम लोग नीचे लिखते हैं ना 0, ऊपर लिखते हैं इनफाइनाइट। तो इस तरह के जब ऑपरेशंस होते हैं, या 0 और 1 भी अगर हम लिख रहे हैं, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, है ना। और इनफाइनाइट नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं भाई, ह्यूमन ब्रेन इतना तो इंटेलिजेंट है नहीं कि हमारे अंदर इतनी तो सॉल्विंग पावर है नहीं कि हम चीज़ों को सॉल्व करने लगें। सुपर कंप्यूटर्स भी एक लेवल पे जाके खुद एल्गोरिथम्स लिख के चीज़ें नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बट अगर एआई को हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई तो एआई वो चीज़ें बहुत इजीली कर लेगा, है ना। परसेप्शन मतलब किसी भी चीज़ को कैच बहुत इजीली कर लेगा। लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग अपने सीरी से या गूगल असिस्टेंट से आप लोग हिंदी में चीज़ें पूछे और उससे पूछे कि इस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, वो बहुत इजीली कर देता है। तो उसको लैंग्वेज समझ में आती है, चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये की कंपोनेंट्स है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि टाइप्स क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, देखो अंदर बहुत टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, बट अगर मैं ओवरव्यू देखूं, ऊपर से मैं देखूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो टाइप हैं, नैरो एआई, है ना, और जीएआई, जिसे जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, है ना। इसके आगे वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो नैरो एआई का मतलब क्या होता है ना, कि अगर मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने खाली एक किसी भी स्पेसिफिक एक सिंगल टास्क के लिए मेरा एआई काम कर रहा है, तो मैं उसे नैरो एआई कहूंगा। नाम से ही पता चल रहा है नैरो एआई मतलब कि वो एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको नैरो एआई कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी सेल्फ ड्राइविंग कार है, मैंने इसमें एग्जांपल लिख रखा है सेल्फ ड्राइविंग कार, या मैंने लिख दिया इसमें स्पीच, है ना, रिकॉग्निशन, है ना, स्पीच रिकॉग्निशन। तो अब ये मेरा काम क्या है, ये मेरा सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करूं तो मेरा सेल्फ ड्राइविंग कार क्या कर रहा है, मेरा सेल्फ ड्राइविंग कार, मैं पर्सन हूं, मुझे ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक ले जा रहा है, और उसका काम है मुझे सेफली डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी तक पहुंचाना, दैट्स इट। वो एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है कि मैं एक पर्सन हूं, मैं, मुझे वो डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी तक सेफली पहुंचा रहा है, ये उसका एक सिंपल काम है। तो मैंने उसको एक सिंगल टास्क दिया और उसने उस सिंगल टास्क को परफॉर्म किया, तो उसको मैं कहूँगा नैरो एआई। सिमिलरली आपका स्पीच रिकॉग्निशन के लिए होगा कि अब मैंने उससे क्या करवा रहा हूँ, एक सिंगल काम करवा रहा हूँ कि वो मेरी स्पीच को सुनेगा, मेरी आवाज़ को सुनेगा और रिकॉग्नाइज करेगा कि मैं शिवम ही बोल रहा हूँ ना, मैं कोई और तो नहीं बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। जनरल एआई की बात करूँ तो हाल फिलहाल में हम लोग जनरल एआई बना तो रहे हैं, बट जनरल एआई अभी भी करंटली जो है ना रिसर्च उसमें चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे जनरल एआई आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा कई सारी, मैं बार बार मूवीज़ का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि आप लोग मूवीज़ देख के चीज़ों को अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं ना, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो, अब मैंने आपके सामने बोला एप्पल, आपके दिमाग में तुरंत सेब की फोटो बन के आएगी। तो हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को कैप्चर करता है ना, तो एज ए इमेज की फॉर्म में कैप्चर करता है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें टेक्स्ट में लेके आया हूँ, तो मे भी हो सकता है आपके दिमाग में इमेज ना बन रही हो इस चीज़ की कि यार ये होता कैसे हो, और जब तक आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगी आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। मैंने आपके सामने बोला कि तवा, तो तवा की इमेज आपके दिमाग में बनेगी कि हाँ तवा वैसा होता है, तो आप समझ गए। तो उसी तरह से मैं बार बार आपके सामने फिल्म्स का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपने फिल्में देख रखी हैं और आप देखेंगे भी, रिसर्च फिल्में बहुत होती हैं, तो आप जब उन फिल्मों को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि हाँ अच्छा चीज़ इस तरह से काम करती है क्या। तो जैसे आपने आयरन मैन फिल्म में देखा होगा, जारविस है, जारविस उसकी आपके सूट को भी संभाल रहा है, जो आयरन मैन का सूट है उस सूट को भी संभाल रहा है, उसके बिजनेस को भी संभाल रहा है, वेदर भी बता रहा है मेरा। मैं चलो सेल्फ ड्राइविंग कार की बात लेता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार ऐसी कार है मेरे पास
जिस कार ने मेरे ऑफिस का शेड्यूल भी फिक्स कर रखा है, जो मुझे बता रही है कि हाँ मेरा इतने टाइम से इतने टाइम पे मीटिंग है। वो मेरे पूरे बॉडी को भी वॉच कर रही है कि मेरे बॉडी में पानी तो प्रॉपर है कि नहीं है, मेरी हार्ट बीट प्रॉपर चल रही है कि नहीं है, मेरे को फीवर तो नहीं है ना। वो मुझे वेदर भी बता रही है कि हाँ आपको इस टाइम से इस टाइम यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे वेदर खराब हो सकता है। वो ट्रैफिक भी बता रही है मुझे, सारी चीज़ें कर रही है। और करंटली हम इस फेज में हैं, काम कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, एक प्रॉपर मॉडल नहीं बन पाया, बट हाँ हम सारी चीज़ें पे काम कर रहे हैं। तो इसे हम जनरल एआई कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जनरल एआई, मतलब कि हम लोग एक जनरल एआई बनाए सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं, हालांकि नीड नहीं है, बट रीड इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ें समझ पाएं। दिस सिस्टम आर डिजाइंड एंड ट्रेन फॉर द स्पेसिफिक टास्क, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सिंगल टास्क के लिए यूज होता है। एंड डू नॉट पोसेस जनरल इंटेलिजेंस, है ना। और जनरल इंटेलिजेंस से इसका कोई वो नहीं है। जैसे कि ये पूरा पेज एक जनरल एआई है ना। उसके अंदर ये एक टास्क परफॉर्म करने वाला जो एक ये हेडिंग है, इसको मैं कहूँगा नैरो एआई। मतलब जनरल एआई का सबसेट है नैरो एआई। चीजें कनेक्ट करिए, सीखिए, है ना। जनरल एआई का एक सबसेट है, जैसे जनरल एआई एक सेट है जिसमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। उस टास्क में परफॉर्म करने वाला एक छोटा एआई जो सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसको मैं कहूंगा नैरो एआई। समझ रहे आप, ये चीज होगी। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। आज देखिए, आज चीज़ें समझेंगे बहुत बेसिकली कि भाई चीज़ें होती क्या है, आप समझ के जाएंगे आज के लेक्चर में। कि आज के बाद आपको किसी ने पूछा कि भाई एआई क्या होता है, तो आप उसको बता पाएंगे यार दिस इज दिस एंड दैट थिंग, ऑल थिंग्स आर एआई। आप उसको प्रॉपर डेफिनेशन बता पाएंगे, आप उसको प्रॉपरली समझा पाएंगे। मशीन लर्निंग के बारे में समझा पाएंगे, डीप लर्निंग के बारे में समझा पाएंगे, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में समझा पाएंगे, है ना। तो मैंने जैसे पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग एक पार्ट है एआई का, मतलब एआई के अंदर आता है मशीन लर्निंग, है ना। मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग पास एक एल्गोरिथम होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं, है ना। अगर आपको दो चीज़ें प्लस करनी है तो उसका एक अलग एल्गोरिथम होगा, उसमें आप एडिशन कर रहे होंगे। दो चीज़ें माइनस करनी है, एक किसी में से कोई चीज़ घटानी है, तो आप उसमें सब्सट्रैक्शन का एल्गोरिथम चला रहे होंगे, ऑपरेशन चला रहे होंगे। उसी तरह से मुझे सपोज कोई एक एक्स प्रोजेक्ट बनाना है, या मुझे कुछ ए नाम का प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो उस प्रोजेक्ट में मैं किसी एल्गोरिथम का यूज़ करूँगा। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मैं जो एल्गोरिथम यूज़ करता हूँ ना, वो एल्गोरिथम दो तरह से काम करता है। सबसे पहले क्या करता है कि वो सबसे पहले डाटा लेता है, क्योंकि भाई सारा खेल डाटा का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। तो वो डाटा लेता है, उस डाटा पे वो सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करता है। वो एल्गोरिथम अपने आप को उस डाटा पे सबसे पहले ट्रेन करता है। मैं उसको डाटा दे दे के उसको ट्रेन करता हूँ। मतलब मैं उसको डाटा दूंगा ट्रेनिंग के लिए कि आप इस डाटा एक्स डाटा पर ट्रेन होंगे। देन फिर मैं उसको डाटा देता हूँ टेस्ट के लिए। उस डाटा पे वो टेस्ट करता है ना, अपने आप को, कि भाई जो मैंने उसको ट्रेन किया है वो प्रॉपरली ट्रेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। जब एक बार वो ट्रेंड हो जाए तो फिर उसकी एक एक्यूरेसी डिसाइड होती है ना, कि वो कितने % एक्यूरेट है। मान लीजिए कि मैंने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, वो 95-96% एक्यूरेट है ना। उसके बाद फिर वो प्रेडिक्शन या डिसीजन मेकिंग के लिए रेडी होता है। अब मैंने उसकी एक्यूरेसी, मुझे पता चल गई कि ये मेरा एक्स मशीन लर्निंग मॉडल है, और वो एक्स, जैसे मेरा ये एक्स मशीन लर्निंग मॉडल है ना, एक्स इज मशीन लर्निंग मॉडल, है ना। एक्स इज माई मशीन लर्निंग मॉडल, है ना। तो अब एक्स की जो एक्यूरेसी है, द एक्यूरेसी ऑफ एक्स इज 94%, है ना। 94% मेरी एक्स की एक्यूरेसी है, विच मीन्स एक्स एक्यूरेटली या एक्यूरेट और प्रेडिक्ट 94 टाइम्स राइट डिसीजन, है ना। स्पेलिंग गलत हो रही हो तो नेग्लेक्ट कर देना, है ना। डिसीजन आउट ऑफ, क्योंकि मेरा आज कीबोर्ड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, है ना, आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा एक्स एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिसकी एक्यूरेसी 94% है, और तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि
मेरा x 100 में से 94 टाइम राइट डिसीजन लेगा। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, बहुत बेसिक से चल रहे हैं ना। 94 टाइम राइट डिसीजन लेगा। अब मशीन लर्निंग में सारा खेल एक्यूरेसी का होता है। अब मान लीजिए मेरे पास डाटा है, सपोज मेरे पास डाटा है 10 GB, है ना, मेरे पास डाटा है 10 GB। मैं बहुत सिंपल से चल रहा हूँ, जिसमें से मैंने उसको 6 GB डाटा दिया। हालांकि ये चीज़ आपको मैं मशीन लर्निंग के अलग जो मॉड्यूल है उसमें पढ़ाऊंगा, बट आप इसमें थोड़ा सा समझिए, ओवरव्यू लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। जिसमें से मैंने 6 GB डाटा लिया और 6 GB डाटा मैंने उसको दिया ट्रेनिंग के लिए, है ना, ट्रेनिंग के लिए 6 GB डाटा फॉर ट्रेनिंग, है ना। और प्लस मैंने उसको दिया 4 GB डाटा, 4 GB डाटा फॉर टेस्टिंग, है ना, फॉर टेस्टिंग। तो अब मेरा वो क्या बना, रेशियो क्या बना, मैंने 10 GB डाटा को किस तरह से डिवाइड किया, मैंने 10 GB डाटा को 6:4 में डिवाइड किया। समझिए बात को, 6:4 मतलब मैंने डाटा को 3:2 में डिवाइड किया। समझ रहे हैं आप। तो क्या मेरा 3:4 को मैं अगर मैं डाटा को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरी 94% एक्यूरेसी मिल रही है। क्या मैं अगर डाटा को 8:2 में करूं तो क्या मेरे को ये 94% की एक्यूरेसी मेरी बढ़ के 96% हो सकती है क्या? आप चीजें समझिए। मैंने 10 GB डाटा दिया, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 10 GB डाटा दिया मशीन को 10 GB डाटा देके मैंने बोला कि एक काम करो मशीन, तुम 6 GB डाटा पे ट्रेन हो जाओ और 4 GB डाटा हम टेस्टिंग के लिए रख लेंगे कि हमने जो तुम्हें ट्रेन किया है, तुमने जो अपने आप को ट्रेन किया है वो कैसा ट्रेन किया है उसकी टेस्टिंग करेंगे हम 4 GB डाटा से, है ना। तो मेरा रेशियो कितना बना, 6:4, है ना। और 6:4 पर मेरा एक्यूरेसी कितनी आ रही थी, 94%। क्या मैं अगर डाटा को 8:2 में, यानी मैं डाटा को 8 GB डाटा को दूं, मैं उसे 8 GB डाटा दूं मैं उसे टेस्टिंग ट्रेनिंग के लिए, है ना, ट्रेनिंग के लिए, और मैं उसे 2 GB डाटा दूं टेस्टिंग के लिए, चीज समझना आप लोग, है ना। मैं उसे 2 GB डाटा दूं टेस्टिंग के लिए, तो क्या मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है? सपोज मैंने बोल दिया हाँ मेरी एक्यूरेसी बढ़ के 96% हो गई। तो मेरा प्रेफरेबल कंडीशन कौन सी हुई इन दोनों में से, मैं किस रेशियो के साथ जाऊंगा, किस ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मॉडल के साथ जाऊंगा? बहुत सिंपल सी बात है, मैं इस मॉडल के साथ जाऊंगा, है ना, इस मॉडल के साथ जाऊंगा। पर आप चीज समझिए, आपकी ट्रेनिंग जितना आप करते हैं उसमें आपको उतना रिसर्च लगता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब ये थोड़ी डीप होती जा रही है बात। मैं जितना रिसर्च करता हूँ, जितना ज़्यादा डाटा ट्रेन कराता हूँ उतना ज़्यादा मुझे रिसर्च लगता है। जितना रिसर्च लगेगा उतनी मेरी मनी लगेगा, पैसा लगेगा उतना। तो हो सकता है मुझे एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जिसमें मेरा 94% एक्यूरेसी में काम चल जाए। तो क्या वहाँ पे मैं 8 GB डाटा और 2 GB यानी 8:2 लूँगा? नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा भाई? उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है तो पैसा भी तो ज़्यादा लग रहा है। तो मैं वहाँ पे 94% वाला डाटा यूज़ करूँगा। ये हो गई बात मेरी मशीन लर्निंग की। इसमें सारा खेल ट्रेनिंग टेस्टिंग का होता है। हम लोग डाटा को ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना, हम करते हैं, नहीं मशीन खुद करती है, क्योंकि इसमें भी टाइप होता है। डीप लर्निंग इसके अंदर का ही सबसेट है। आप बात समझिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, बहुत बहुत वैसा वो है। ये पूरा बॉक्स जो है, ये पूरा सर्कल जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है मशीन लर्निंग, है ना। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है मशीन लर्निंग। मतलब कि अब ये इसके आगे आप एक गोला और एज्यूम कर लीजिए, एक सर्कल और एज्यूम कर लीजिए, वो कंप्यूटर साइंस का सर्कल है ना। उसके अंदर एक सर्कल में आ रहा है मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके अंदर मेरा एक गोला है जिसके अंदर आ रहा है मेरा मशीन लर्निंग। तो यानी
कंप्यूटर साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक पार्ट है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक पार्ट होता है डेटा साइंस। मैं आपको बता दूं, जैसे ये हो सकता है कि यहाँ पे एक गोला और हो या यहाँ पे एक छोटा सा गोला हो, उसको मैं डेटा साइंस बोलूँ, समझ रहे हैं, जिसमें मैं डाटा का एनालिसिस करूँगा। चलो उस पार्ट को छोड़ते हैं। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक पार्ट है मेरा मशीन लर्निंग। चलिए ठीक है, अब देखिए मशीन लर्निंग के अंदर एक पार्ट आ गया मेरा डीप लर्निंग। न्यूरल नेट छोड़िए आप अभी, अब देखिए मशीन लर्निंग के अंदर आ गया आपका पार्ट डीप लर्निंग। मतलब कि डीप लर्निंग जो है वो डीप लर्निंग मेरा पार्ट है मशीन लर्निंग का, बट डीप लर्निंग फिर डिफरेंट कैसे हो? आप कहोगे यार सर फिर भैया एक बात बताओ, आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, अब ये बताओ कि डीप लर्निंग डिफरेंट कैसे होगा मशीन लर्निंग से। तो देखो चीज समझो, मशीन लर्निंग जो होता है ना आपका, मशीन लर्निंग आपका एक अप्रोच करता है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ डाटा से। डीप लर्निंग का जो एक अप्रोच होता है ना, डीप लर्निंग का अप्रोच क्या होगा कि डीप लर्निंग में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे मॉडल को हम लोग ह्यूमन ब्रेन के 10 to बनाएं। मतलब हम हमारे डाटा को ह्यूमन ब्रेन के क्लोज टू बनाएं। हम हमारे इसलिए जो न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं ना, जैसे तुमने उसमें देखा था न्यूरल नेट, इसमें तुमने देखा था ना न्यूरल नेट्स, तो अब बाहर की जो आवाज़ आ रही होगी, अगर इधर उधर का साउंड आ रहा होगा तो उसको वो करो, क्योंकि आज मैंने साउंड शीट नहीं लगाई अगल बगल, है ना। तो जो न्यूरल नेटवर्क जो आता है, जैसे मैं कहाँ पे था, मैं ये था कि देखो जैसे तुम इसमें देख रहे होगे कि मशीन लर्निंग जो है ना, ये मशीन लर्निंग का गोला, इसके अंदर न्यूरल नेट आ रहा है। हमारे दिमाग में भी हमने सुना, एक वर्ड सुना होगा न्यूरॉन्स, सुना है ना तुमने, ये इसको ये सुना होगा ना तुमने, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कि हमारे दिमाग में बहुत छोटे 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 न्यूरॉन्स हैं, उसी से क्या बना है न्यूरल नेटवर्क। तो हम लोग डीप लर्निंग जो होती है पार्ट हमारा, डीप लर्निंग में हम लोग न्यूरल नेटवर्क की कोशिश करते हैं बनाने की मशीन लर्निंग में, है ना। डीप लर्निंग में जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि अ सबफील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग फोकसेस ऑन द न्यूरल नेटवर्क ऑफ मैनी लेयर्स, है ना। और टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन। अब जैसे मैंने इसमें तुमसे बोला कि स्पीच रिकॉग्निशन मतलब कि आपने मेरी आवाज़ सुनी और मेरी आवाज़ सुनकर आप पहचान गए कि ये तो शिवम भैया बोल रहे हैं, है ना। बहुत देखिए इंटेंस जा रहा है मामला। अब आपने बोला कि देखो ये तो शिवम भैया बोल रहे हैं, आपने मेरी 2 बार 3 बार आवाज़ सुनी, आपके दिमाग में एक जगह पे एक फोल्डर में सेव हो गया कि ये आवाज़ जो है ये शिवम भैया की आवाज़ है, आपने उस फोल्डर में क्लोज करके रख दिया। अब डीप लर्निंग में क्या होता है कि डीप लर्निंग में भी हम इस तरह के न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, इसलिए स्पीच रिकॉग्निशन जो है ये न्यूरल नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना। उसमें हम लोग चीज़ें वो करते हैं। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर भैया वो तो ठीक है, पर अब हमें कोई पूछेगा तो हम ऐसे थोड़ी बताएंगे। तो देखो हमारा जो मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है, इसमें कोई पूछेगा कि वैसे मुझे डिफरेंस बताओ डाटा के टाइप में, कि हाँ कोई अगर डाटा के प्रेफरेंस में मुझसे डिफरेंस पूछे तो मैं क्या कहूँगा, तो बोलना कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ, सो इन मशीन लर्निंग में हमारा जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में हमारा बहुत टाइम लगता है, ट्रेनिंग टाइम इज हायर इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में मेरा ट्रेनिंग टाइम हायर होता है एंड टेस्टिंग टाइम, एक मिनट, है ना, टेस्टिंग टाइम इज लो, टेस्टिंग टाइम लो होता है। ये तो मेरी मशीन लर्निंग की बात हो गई। आप कहोगे अच्छा भैया ट्रेनिंग टाइम तो ज़्यादा होता है मशीन और टेस्टिंग टाइम कम होता है, तो डीप लर्निंग में क्या होता है फिर? तो देखो अगर मैं बात करूं तुमसे डीप लर्निंग की, तो इन डीप लर्निंग इफ we are talking about training time, so training time is lower, yeah, training time is less as compare to मशीन लर्निंग मॉडल या एल्गोरिथम, है ना।
मतलब कि डीप लर्निंग में हमारा जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो ट्रेनिंग टाइम कम होता है मशीन लर्निंग के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल जो मेरा मॉडल बनेगा मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का, वो डीप लर्निंग का मेरा मॉडल कैसे बनेगा, मेरा डीप लर्निंग का मॉडल ऐसे बनेगा कि मैंने इसमें लिखा डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग में मैंने 4 GB डाटा दिया ट्रेनिंग के लिए, है ना, 4 GB डाटा दिया मैंने ट्रेनिंग के लिए और 6 GB डाटा दिया मैंने टेस्टिंग के लिए। मतलब आप समझिए कि मेरा जो ट्रेनिंग टाइम है वो मेरा घट गया, है ना, ट्रेनिंग टाइम मेरा घट गया। मशीन लर्निंग में मेरा ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ज़्यादा डाटा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रेन करने में, कम डाटा मतलब कम टाइम लगेगा ट्रेन करने में, ठीक है। बट आप एक चीज़ समझिए, डाटा तो मेरे पास टोटल 10 GB ही है कि नहीं। तो मतलब इसका मतलब टेस्टिंग में मेरा जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में मेरा टेस्टिंग में टाइम ज़्यादा कम लग रहा है। मशीन लर्निंग में मेरा टेस्टिंग टाइम कम है, 2 GB डाटा है तो यानी कम टाइम लग रहा है। बट मेरा डीप लर्निंग में टेस्टिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। ह्यूमन ब्रेन से भी आप कनेक्ट करना, ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, बट चीज़ें सीख कर जब उसको इम्प्लीमेंट करता है ना, तो उन इम्प्लीमेंट करने में चीज़ों को ज़्यादा टाइम लगाता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2+2 टीचर ने सिखाया, मैंने सीख लिया, तो मुझे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने उसको कैप्चर तो कर लिया। बट जब मैं उसको खुद करके देख रहा हूँ 2+2, या मैं खुद सम्स करके देख रहा हूँ, क्वेश्चंस करके देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। सेम चीज़ समझिए आप, है ना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि टेस्टिंग में हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ट्रेनिंग में हमारा टाइम कम लग रहा है। तो ये तो मेन डाटा के टर्म्स में डिफरेंस हो गया। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इन द टर्म्स ऑफ डाटा, तो यू से दैट कि इन द टर्म्स ऑफ डाटा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग डाटा, तो द टाइम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग डाटा, so the time which will be taken to training the data in machine learning is less as compared to deep learning. Sorry, in the deep learning, the time to training the data in deep learning is less as compared to machine learning. As vice versa, the testing data time is higher as compared to machine learning, है ना। चीज समझिए आप, इसको अपने लैंग्वेज में आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज हो गई मेरी। अब आप कहेंगे कि तो भैया मशीन लर्निंग जब हमारे पास था तो वाई वी यूज डीप लर्निंग। सो बच्चा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल डाटा, अब जैसे मेरे पास 10 GB डाटा है, इफ आई हैव 10 GB डाटा, तो 10 GB डाटा इज लेस एज इफ यू आर कंपेयरिंग टू डाटा, मतलब हम अगर कंपेयर करें बाकी डाटा से तो 10 GB डाटा हमारे पास कम है। सो 10 GB डाटा को तो मैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग के मॉडल्स में और एल्गोरिथम्स में लगा के टेस्ट कर लूंगा। बट मान लो ये 10 GB डाटा मेरे पास 10 TB डाटा हो जाए, है ना, 10 TB मतलब 10 TB, या 10 PT डाटा हो जाए, हाँ पीबी मतलब कि पेटाबाइट, है ना, पेटाबाइट डाटा। मतलब ये मैं बहुत टर्म्स में बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ 10 करोड़ GB डाटा आता है, इसमें कुछ 1 लाख GB डाटा आता है, इस तरह के डाटे, 1000 GB डाटा आता है इसमें, इस तरह से होता है। 1 TB में 1024 GB डाटा आता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो चीज़ें समझिए आप, इतने टर्म्स ऑफ इतने बड़े डाटा की मैं बात करूँ, 1 TB डाटा, 1 PB डाटा, पेटाबाइट डाटा, तो इतने बड़े डाटा को ट्रेन करने के लिए मेरा डीप लर्निंग लगता है, क्योंकि फिर मेरी एक्यूरेसी जो है ना वो बढ़ जाती है। मेरे पास डाटा ज़्यादा है तो मैं टेस्टिंग के लिए डाटा ज़्यादा लगाऊंगा, तो मेरी एक्यूरेसी जो है ना वो बढ़ जाएगी। ये चीज़ हो गया। अब आप कहोगे भैया चलो मैं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग तो समझ गया, अब ये किस बला का नाम है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। तो देखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होता है ना, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप ये समझिए, आपने पीके मूवी देखी है सबने, है ना। मैं मूवीज की बार बार या मैं किसी भी प्रैक्टिकल चीज की बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि यू कंसीडर द इमेज एंड यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग, ओके। सो आप लोगों ने पीके मूवी देखी है। पीके मूवी में क्या होता है कि मान लो मेरा ये एजेंट है, एजेंट है मेरा, एजेंट है मेरा जिसका नाम है पीके, हाँ पीके, है ना, पीके नाम है उसका, है ना, पीके नाम है। और पीके ने एक एक्शन परफॉर्म किया, है ना, पीके ने एक एक्शन परफॉर्म किया, उसने एक एक्शन परफॉर्म किया पीके ने। उस एक्शन पे जैसे मान लो उसने
एक बार 50 का नोट दिया दुकान वाले को, उसने बदले में उसको गाजर दे दी, है ना। अब उसने क्या किया कि जितने गांधी जी की उसको फोटो दिखी, उसने सारी गांधी जी की फोटो उठा ली रास्ते से, इधर से उधर से। फिर वो दुकान वाले के पास गया, फिर उसने फिर गांधी जी की एक फोटो दिखाई, उसने उस फोटो को फेंक दिया, दूसरी दिखाई, दूसरी को भी फेंक दिया, तीसरी दिखाई, तीसरी को भी फेंक दिया। फिर उसने फिर नोट दिया वही वाला, तो उसने फिर उसको गाजर दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस डाटा ने सबसे पहले एक एक्शन परफॉर्म किया, उसने नोट दिया, देन उसके बेसिस पर एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए, है ना। एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए, है ना। एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए, देन चेंज के बेसिस पर उसने फिर अपनी स्टेट बदली। भाई उसको फिर गाजर मिल गया, है ना, उसको गाजर मिल गया पीके को चेंज। और जब उसको गाजर मिल गया यानी उसको रिवॉर्ड मिला, गाजर मिल गया मतलब उसको रिवॉर्ड मिला। आप को मैं एक वो दिखाता हूं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल, इसकी इमेज दिखाता हूं आपको, है ना। मैं इसकी इमेज से आप समझ पाएंगे, है ना। हाँ ये देखिए, ये इमेज, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है ना। ये देखिए, ये मेरा एक्शन है, मतलब मान लीजिए ये पीके है, पीके ने उसको एनवायरनमेंट में दुकान वाले को एक 50 का नोट दिया, बदले में उसने उसको गाजर दिया, गाजर दिया तो उसने रिवॉर्ड लिया, यानी उसके पास उसकी स्टेट चेंज हुई, है ना, प्लस उसको रिवॉर्ड में मिला गाजर। तो उसने एक पॉलिसी बनाई कि मेरे पास ये जो कागज है जिस पर गांधी जी की फोटो है, या इस टकले की जो फोटो है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज टकले, बट मान लीजिए गांधी जी की फोटो है, तो गांधी जी की फोटो, उसने की फोटो अगर मैं इसको कुछ दूंगा तो ये मुझे खाने के लिए चीज देगा। तो उसने सारी फोटोज कलेक्ट की गांधी जी की, देन वो फिर उसने एक्शन परफॉर्म किया है, उसने सारी फोटोज दी, उसमें से उसने सारी फोटोज फेंक दी, और जो करेंसी थी उस करेंसी को उसने ले लिया। देन फिर उसने ST1+1 की एक स्टेट दोबारा से गेन करी, मतलब उसको फिर से गाजर मिला, और उसको एक पेनल्टी मिली, उसको एक नया उसने पॉलिसी बनाई उस बेसिस पे कि हाँ भाई खाली ये जो फोटो है इस कागज पर यही फोटो चलेगी, इसके अलावा और कोई फोटो नहीं चलेगी। तो रीइंफोर्समेंट मॉडल अपने आप को इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में से ट्रेन करता है ना। ये हो गई रीइंफोर्समेंट मॉडल की बात। इसमें एक एल्गोरिथम होती है क्यू लर्निंग, जो आप डिटेल में जब पढ़ेंगे ना मशीन लर्निंग, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए ये आपका 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, 20 डेज आपको सिखाया जाएगा। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे 4 साल से ज़्यादा हो गए प्रोफेशन में, है ना, मशीन लर्निंग के प्रोफेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशन में, या वेब डेवलपमेंट में मुझे 4 साल से ज़्यादा हो गए। और अभी भी मैं प्रॉपर बेस्ट नहीं बन पाया हूँ, मैं भी अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ। अभी भी मैं अगर स्किट लर्न पे काम कर रहा हूँ, है ना, या केरास पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे एरर्स आते हैं। तो आप 45 दिन में एकदम मास्टर नहीं बन जाएंगे, है ना, बट आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा पूरा। अब मैं आपको 45 दिन में आपको मैं प्रो लेवल की कोडिंग नहीं सिखा सकता, बिकॉज उसके लिए आपको, अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पाइथन की कोडिंग आनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि आपको पाइथन की कोडिंग आनी चाहिए। बट कोई बात नहीं, आपको कोडिंग नहीं है तो आप कम से कम चीज़ें तो समझिए कि चीज़ें होती क्या है। बिना कोडिंग के भी आप देखिए हम आगे बहुत कुछ फोड़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना, जो आप अपने कॉलेज में दिखाएंगे तो कॉलेज के बच्चे भी आपसे कहेंगे कि हाँ भाई, और आप अपने साथ के बच्चों से काफ़ी आगे निकलेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए बैक टू द टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा, एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई, है ना। अब भाई तुम पूछोगे भैया इसका मतलब क्या है, एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई क्या होता है, व्हाट इज द एथिकल कंसिडरेशन इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एथिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है, वर्ड से समझो, एथिकल, एथिकल का मतलब लीगल, लीगल का मतलब कि हम लोग कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे के लिए कर रहे हैं। तो एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई मीन्स कि व्हेन वी यूज एआई फॉर द एथिकल पर्पस, फॉर द गुड पर्पसेस, दैट इज कॉल्ड एथिकल कंसिडरेशन इन एआई। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन के लिए, वॉर्स के लिए, सो दैट्स अ बैड नॉन एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, है ना, और हम लोग नॉन डिस्क्रिमिनेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा एथिकल वे हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं कि समझ में आए, ये चीज़ आप खुद समझ रहे हैं। बाकी मैं आपके सामने एक बार डेफिनेशन रीड कर दे रहा हूँ, या जो टॉप पॉइंट्स हैं वो पॉइंट रीड कर दे रहा हूँ कि एज ए एआई सिस्टम बिकम अ मोर पावरफुल एंड इंटीग्रेटेड इनटू अ डेली लाइफ, एथिकल कंसिडरेशन में भी क्रूशियल, में बिकम क्रूशियल। मतलब कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेली लाइफ में घुसती जा रही है, जैसे एलेक्सा हो गया, गूगल हो गया, सीरी हो गया, ये डे पर डे इम्प्रूव होती जा रही है।
तो इनका एथिकली इनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी गूगल पर केस हुआ था कि वो हमारी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, तो दैट्स नॉट एथिकल वे ना। मतलब हम अपने चीज़ों में कैसे कैसे बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। जैसे हमने थर्ड ईयर में जब मैं अपने कॉलेज के था, तो मैंने और मेरे साथ जो मेरे बैचमेट थे, जैसे कई लोग जानते होंगे देवराज मेरा बहुत क्लोज बैचमेट है ना, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी है साइबर सिक्योरिटी का। तो हम लोग साथ में जब चीज़ें कर रहे थे, तो देवराज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने बोला कि हमने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम खोल के हमने उसके सामने 4-5 बार रिपीट किया, शूज़ शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ लेना है यार, स्पोर्ट्स शूज़ लेना है यार। एंड आप यू कैन बिलीव दैट कि यू कैनॉट बिलीव दैट कि 2 घंटे बाद वो हमें शूज़ के रिकमेंडेशंस दे रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब वो हमारी बातों को ट्रेस कर रहा था। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, और एक बार नहीं, हमने ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार किया। तो ये एथिकल यूज़ नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में डाटा इज़ द बिगेस्ट थिंग। सबसे बड़ी चीज़ डाटा होगी आपकी, है ना। तो उसी का एथिकल कंसिडरेशन हमें करना चाहिए। अब मैं बात करूं कि एथिकली चैलेंज क्या है, तो कि हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं, प्राइवेसी कंसर्न्स है, वो सारे बायस नहीं होने चाहिए। जैसे अभी करंट की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम या गूगल हमारी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसके जो एल्गोरिथम्स है वो बायस्ड है ना भाई। वो हमारी आवाज़ को, हमारी बातों को, चीज़ों को ट्रेस कर रहा है, फिर उसी हिसाब से हमें चीज़ें कंसीडर कर रहा है कि हाँ, उसी हिसाब से चीज़ें रिकमेंड कर रहा है हमें कि भाई हमें शूज़ चाहिए, तो हमें शूज़ दिखा रहा है। तो ये ऐसे हमारी काफ़ी सारी प्राइवेसी लीक हो रही है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, हम विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये एथिकल चैलेंज है हमारे लिए। तो उसी चीज़ को वो करने के लिए, क्योर करने के लिए हम लोगों को एथिकल कंसिडरेशन करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि अभी तो डेवलपिंग फेज में आगे और डेवलप्ड होगी, और इस तरह से यूज़ करते रहेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में आज हमने, देखिए चीज़ें क्या समझी, हमने फंडामेंटल ऑफ एआई सीखा, हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में सीखा, एथिकल कंसिडरेशन सीखा, है ना। देखिए एआई जो है ना, एक बहुत पावरफुल टूल है, और वेरियस एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट अक्रॉस कंट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, है ना। तो इसका एथिकल यूज़ करना हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है। तो ये चीज़ आपके लिए है, लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर हमें चाहिए तो। बाकी अगले लेक्चर में हम और सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, है ना। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर लेना। बाकी तब तक के लिए जय, ओके।